खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना का ऐलान किया, लेकिन अब उनकी इस प्रस्तावित योजना के ऐलान पर ग्रहण लगता दिख रहा है। केजरीवाल की इस घोषणा पर सियासत तो तेज है ही, अब महिला कल्याण विभाग के बीच में आने से ये मामला और बढ़ गया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का मुफ्त इलाज और महिला सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का वादा किया था, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए। लेकिन दिल्ली के महिला बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने इन घोषणाओं पर विज्ञापन जारी करके योजना का खंडन कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। दरअसल महिला बाल विकास विभाग ने अपने विज्ञापन में कहा था कि ऐसी कोई भी योजना अधिसूचित नहीं है। अगर योजना अस्तित्व में नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहे हैं, और जो फॉर्म ले रहा है वो धोखाधड़ी है। किसी के पास रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बताया कि 1000 रुपए की महिला सम्मान योजना कैबिनेट से मंजूर और नोटिफाई भी हो चुकी है। जो ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। तो वहीं बीजेपी इसे दिल्ली की जनता से धोखा बता रही है। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर विवाद के बीच अब पैसे बांटने का मामला भी गहरा गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया है। और बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को 1100 रुपए के लिफाफे देने का दावा किया गया। कई महिलाएं तो कार से 1100 रुपए लेने के लिए पहुंची थी और जिस लिफाफे में पैसे दिए गए थे उस पर लाडली योजना का जिक्र था, जिस पर प्रवेश वर्मा की तस्वीर भी लगी थी। देखिए, ले जाओ, आप ले जाओ। नहीं, आप ये 1100 रुपए हैं, इसमें आप देख सकते हैं 1100 रुपए हैं मेरी प्यारी लाडली माता बहनों के लिए प्रवेश भैया की तरफ से। और ये दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनकी विधानसभा में दरअसल एक वोट को लेकर 1000 रुपए दे रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को उनके आवास पर छापा मारना चाहिए। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। उधर बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने भी जवाब दिया। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। दरअसल ऐसी चर्चा है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट कांड बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, केवल मुझे गाली देते रहे और अब इनको वोट खरीदने की जरूरत पड़ रही है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं और देश की सारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज बिल्कुल बेबस हो गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। और केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि केंद्र सरकार दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर रेड डालने के भी आदेश दिए गए। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है
और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। आरोपों के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस सेवा योजना को रोकने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली की सीएम पर फर्जी केस बनवाने का प्रयास कर रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को निराधार बताया और केजरीवाल पर भी निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार राजधानी में 4 साल पहले हुए दंगों का जिन्न भी बाहर आ गया है। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस और एमआईएम दंगे के आरोपियों को उम्मीदवार बना सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस ओखला से टिकट दे सकती है। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इशरत जहां की उम्मीदवारी को लेकर पैरवी की गई। दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट की अटकलों पर सियासत अब गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। आप किसी भी व्यक्ति को दीजिए, लेकिन भारत का बुरा सोचने वाले व्यक्तियों को अगर आप लाते हो तो आपकी मानसिकता का दिवालियापन नजर आता है। बाकी उनकी टिकट हो किसी को भी दे सकते हैं। टिकट मिल भी सकता है, ये भी सच है, लेकिन वो बेगुनाह लड़की है, वो कॉरपोरेशन की मेंबर रही है और ये कहना कि वो दंगों में शामिल थी, ये बेबुनियाद बात है। तो वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को एआईएमआईएम टिकट देने की तैयारी कर रही है। ये वही शाहरुख पठान है जिसके दंगों के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। जबकि दिल्ली दंगों में जेल में बंद ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम पहले ही टिकट दे चुकी है, जिसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। देखो, यही हम देश को बताना चाहते हैं कि इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये जनता का गर्दन कटे, जनता की जेब कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल सीएए के खिलाफ आंदोलन के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे हैं, जिनमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई। शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ फ्रंट फुट पर है। और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ एक बुकलेट जारी किया। इस बुकलेट का थीम मौका मौका हर बार धोखा रखा गया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और अजय माकन ने इस बुकलेट को जारी किया। और पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली की जनता ने इन दोनों सरकारों को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन 11 साल बाद जनता ठगा महसूस कर रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहाँ खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से इतर अलग अलग चुनाव लड़ रही है और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने तो नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उम्मीदवार भी बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानियों का खेल खत्म होने वाला है। पहले खालिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश में घुसकर गलती की, अंजाम हुआ मौत और अब मुख्यमंत्री योगी को धमकी। पीलीभीत में आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद केजीएफ के आतंकी रणजीत नीटा ने सीएम को धमकी दी, तो अमेरिका में छिपकर बैठे पन्नू ने महाकुंभ में बदले की धमकी दी। दोनों आतंकी गुट पीलीभीत एनकाउंटर के बाद बौखलाए हुए हैं। इन धमकियों के बीच योगी के सुपर कॉप महाकुंभ पहुंच गए हैं और ऐलान कर दिया है कि हम हर खतरे के लिए तैयार हैं। यानी महाकुंभ या मुख्यमंत्री योगी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम क्या होगा ये सोचना भी दूभर है। क्योंकि योगी के यूपी में अपराध हो या आतंक, अंजाम एक ही है। यमराज से मुलाकात। पीलीभीत में 3 आतंकियों को योगी फोर्स ने यमराज के पास भेजा तो कनाडा में छिपे खालिस्तानी बौखला उठे और सीधे योगी को चैलेंज करने की गलती कर बैठे। ਅਸੀਂ ਉਸ योगी ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਲਕੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਰਲ के। मान लो आतंक इकट्ठे लेकर नहीं चलते, पर ये मत भूलो योगी फोर्स की बंदूकें बारूद की जगह फूल बरसाती हैं। फायर ब्रांड को फ्लावर समझकर धमकी भेजने वाले खालिस्तानियों को ये भूल बड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे धमकियों से ना योगी डरने वाले हैं, ना योगी फोर्स। ये बिल्कुल एक साजिश है दोनों ने
रल मिल के एजेंसियां ने ते उन्हां नूं जाके यूपी दे विच शहीद कीता, जिहदे विच पंजाब पुलिस भी शामिल हैगी है। इन्हां नूं इसदा खमियाजा भुगतना पैना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਢਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ 30 ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੋਣ। नीटा की गीदड़ भभकी, पर अब योगी फोर्स का जवाब भी सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। यूपी की ओर देखा तो अंजाम क्या होगा। 3 आतंकवादी मार गिराए गए। उसी के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा एक्स हैंडल्स पर एक वीडियो भेजा गया है, जिसे कथित एक्स हैंडल्स पर अटैक किया गया है। उसमें उसके द्वारा जो हमारे माननीय राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको लेकर, कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर और हिंदू धर्म पर कुछ विपरीत टिप्पणियां की गई हैं। यानी गीदड़ भकी देते ही योगी फोर्स खालिस्तानियों के खात्मे के प्लान में जुट गई है। भले ही पुलिस की अपनी सरहदें सही, लेकिन योगी की ओर आंख उठाकर देखा तो योगी फोर्स 7 समंदर पार भी छोड़ने वाली नहीं। केजीएफ के आतंकी नीटा ने सीएम योगी को धमकी दी है, तो पन्नू ने कुंभ पर हमले की गीदड़ भभकी। यानी बौखलाए खालिस्तानी आतंकवादी अब धमकी का खेल खेल रहे हैं। जबकि फोर्स योगी महाकुंभ की महासुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर निशाने साध चुकी है। अगर एक भी आंख, एक भी उंगली महाकुंभ की ओर उठी तो अंजाम क्या होगा ये आगे बताएंगे। पहले पन्नू की गीदड़ भभकी देखिए। उसने कहा कि सिख फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 में। पन्नू ने अपनी धमकी में 3 तारीखों का जिक्र किया है। उसने 14 जनवरी 2025 को बदले की धमकी दी। इस दिन मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान है। उसने दूसरी धमकी 29 जनवरी को लेकर दी, जब मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान होना है, और 3 फरवरी को बदले की तीसरी धमकी दिया, जिस दिन बसंत पंचमी है और तीसरा शाही स्नान भी। लेकिन पन्नू ने अगर महाकुंभ में तैनात योगी फोर्स के किलर कमांडोज को देखा होता तो शायद वो ऐसी गीदड़ भभकी कभी न देता। यहाँ थ्रेट्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। सुना आपने, पन्नू की धमकी पर योगी फोर्स का जवाब क्या है। अब जरा महाकुंभ में मौजूद संत समाज का जवाब भी सुनिए। पन्नू बहुत ही डरपोक व्यक्ति है और बहुत ही निंदनीय है जो वक्तव्य देता है, और आपने जो ये धमकी जो दिया वक्तव्य दिया है वो आपका कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। यानी महाकुंभ की तरफ अगर खालिस्तानी आतंकियों ने आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम पीलीभीत जैसा ही होगा, क्योंकि योगी ने संगम तट पर सनातनियों की सुरक्षा के लिए अपनी सबसे घातक फोर्स उतार रखी है। महाकुंभ का चप्पा चप्पा सीसीटीवी और पुलिस के पहरे में है। ऐसे में खालिस्तान का महाकुंभ में खलल का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बयान दिया है, हम हर तरह की धमकी को गंभीरता से लेते हैं। कुंभ में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी को भी धमकी मिली है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने क्या बयान दिया है, सुनिए आप। पुलिस द्वारा लगातार हर तरह के थ्रेट्स की निगरानी की जा रही है और ये प्रयास रहेगा कि हमारा कुंभ पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएंगे और ये इंतजाम कई स्तरों पर है। जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनको हर स्तर से जांचा परखा जाएगा। तो अब योगी के कमांडो की नजर आसमान से लेकर पानी के अंदर भी रहने वाली है। ये पहला मौका होगा जब महाकुंभ में अंडर वाटर ड्रोन और सोनार रेडियो तरंगों के साथ अनाकोंडा बोट का इस्तेमाल भी होने जा रहा है। ऐसे में योगी के योद्धा आकाश से पाताल तक महाकुंभ में मोर्चा संभल चुके हैं। अंडर वाटर सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है और पानी के अंदर तक नजर रखी जा रही है। कुंभ की सुरक्षा के लिए गंगा और यमुना के गहरे पानी के अंदर तक निगरानी की जाएगी। पानी में कोई संदिग्ध गतिविधि होने या फिर दुर्घटना होने पर अंडर वाटर ड्रोन खासा मददगार साबित होगा। एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं।
इसके साथ ही हादसा होने पर पानी के अंदर व्यक्ति और सामान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए सोनार रेडियो तरंगों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो पीएससी का जो जल दस्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। पीएससी की 10 कंपनियां यहाँ पर जल के अंदर सुरक्षा देने के लिए आने वाली हैं। इनमें तमाम गोताखोर भी रहेंगे। अगर कोई परेशानी होती है, कोई हादसा होता है पानी के अंदर, तो ये गोताखोर भी यहाँ पर एक्टिव होंगे। महाकुंभ में इसके अलावा 2 फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार के साथ दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए सभी उपकरण होंगे। अलग से नाव और अनाकोंडा बोट भी पीएससी को उपलब्ध कराई जा रही है। महाकुंभ की शुरुआत में बस कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले प्रयागराज से हिंदुत्व और सनातन का संदेश दिया जा रहा है और जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। कुछ इसी तरह के पोस्टर महाकुंभ क्षेत्र में दिखने लगे, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर डरेंगे तो मरेंगे का स्लोगन भी लिखा गया है और इन पोस्टर्स को जगह जगह लगाया गया है। इन पोस्टर्स के पीछे जगत गुरु रामानंदाचार्य का मकसद खास है। महाकुंभ में जुटने वाले साधु संत और सनातनियों को हिंदुत्व का मैसेज देना। एक जो पोस्टर है वो महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच गया है। ये पोस्टर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें डरेंगे तो मरेंगे। ये जो पोस्टर है ये महाकुंभ क्षेत्र के दारागंज इलाके में चस्पा हुआ है और इस पोस्टर को लगाने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य की तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो पोस्टर है वो लगाया गया है। महाकुंभ में पहली बार इस तरह के पोस्टर दिख रहे हैं, जो देश में ताजा हालात और पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिहाज से बेहद खास है। बताया गया कि रामानंदाचार्य हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी झलक अब कुंभ में भी देखने को मिलेगी। इससे पहले सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर खूब सियासत हुई थी। ऐसे में अब महाकुंभ में लगे इस पोस्टर पर भी विवाद तय माना जा रहा है, लेकिन संतों की तरफ से दिए गए सनातनी मंत्र के खिलाफ शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी खुलकर सामने आए। बिहार में मौसम का मिजाज भले ही नरम हो, लेकिन सियासी तापमान बेहद गर्म है। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव फिर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं और इस बार तो उन्होंने नीतीश सरकार पर हाईजैक वाला वार कर दिया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी को भी निशाने पर लेने की कोशिश की और बताया कैसे बिहार की सत्ता को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। उनके टारगेट पर जेडीयू समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे। यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने कंट्रोल और हाईजैक वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है तेजस्वी यादव ने लालू की आरजेडी को हाईजैक किया, तो वहीं जेडीयू कह रही है कि बिहार को चौपट करने वाले क्या ही बोलेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा संयम, वाणी संयम खो चुके हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजैक हो गया है। राजद तो पूरी पार्टी हाईजैक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजैक कर लिए हैं। तो इस तरह से कुछ नहीं करने की इतिहास रचने वाले, यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौतरफा जो पलटवार हुए उसने उन्हें एक बार फिर से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर दौरे से पहले बिना संपर्क मार्ग वाले पुल की डेंटिंग पेंटिंग पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। क्योंकि सीएम नीतीश की यात्रा से पहले कुछ मजदूर पुल की रंगाई का काम करते दिखाई दिए। दरअसल साल 2014-15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंदबारा पुल का शिलान्यास किया था। करीब 45 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण 2018 में पूरा होना था, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब सीएम नीतीश की यात्रा से पहले पुल की डेंटिंग पेंटिंग करने पर आरजेडी ने सवाल उठाया। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और वैसे अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए जो बिना अप्रोच पुल बनाए हुए रंग रोगन करके टिप टॉप करके जो सरकार को या आम आवाम को दिखाना चाहते हैं। आरजेडी के आरोपों का जेडीयू ने भी जवाब दिया। प्रदेश के मंत्री रत्नेश सदा ने जल्द ही काम पूरा करने का भरोसा भी दिया। कोई काम करने में समय लगता है। आप 1 मिनट आपके दरवाजे पर हम चले जाए, आप कहिएगा चाय पीजिए, चाय देने में आपको कितना टाइम लगेगा सो बताइए।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपने खिलाफ लाए गए नोटिस पर पहली बार टिप्पणी की है। अपने निवास पर महिला पत्रकारों को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के एक बयान का जिक्र किया और कहा कि बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू इस्तेमाल नहीं करते। चंद्रशेखर जी ने कहा था सब्जी काटने के चाकू से बाईपास सर्जरी कभी मत करो। वो तो सब्जी काटने का चाकू भी नहीं था। मेरा नोटिस जिसने लिखा उसके चाकू के जंग लगा हुआ था। जल्दबाजी थी, मैं पढ़कर दंग रह गया। अंबेडकर के मुद्दे को विपक्षी पार्टियां इतना हाइप देंगी ये एनडीए के घटक दलों को भी नहीं पता था और ऐसे में खुद अब अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है और विपक्ष के एजेंडों से बचने की नसीहत दी है। एनडीए की इस बैठक में तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे, जिन्हें बताया गया कैसे विपक्षी दलों ने अंबेडकर पर दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया और इसके इर्द गिर्द एक राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश की। मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उठाए मुद्दे जैसे अंबेडकर या संविधान में न उलझें, बल्कि सकारात्मक काम करें। साथ ही उन्होंने कहा उनके बयान को एडिट करके फैलाया गया, टूलकिट का भी प्रयोग किया गया, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस ने कहानी गढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तान की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के पंक्तिका प्रांत में भीषण हवाई हमला किया। इस हमले में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दावा है कि ये हमला पक्तिका प्रांत के बरमल जिले को निशाना बनाकर किया गया। हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। इन तस्वीरों में एक लड़ाकू विमान इलाके में ताबड़तोड़ बमों की बारिश करता दिखाई दिया। लड़ाकू विमानों की ओर से गिराए बमों की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। जगह जगह आग लग गई, घर जमींदोज हो गए। दावा किया गया कि एयर स्ट्राइक की वजह से कई गांव पूरी तरह नष्ट हो गए। यहां तक कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। बमबारी के दौरान वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले ने तालिबान को भड़का दिया। खबर है कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने हमले का जवाब देने की कसम खाई, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर सैकड़ों सैनिक और भारी उपकरण को तैनात कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। इन तस्वीरों में तालिबानियों से भरी कई गाड़ियां पाकिस्तान सीमा की ओर जाती दिखाई दी। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर हवाई हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये हमला सीमा के पास टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने में मदद करता था। और इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस सेंटो शेख नाम के एक शख्स की हत्या के मामले की जांच कर रही थी। बताया गया कि सेंटो शेख बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनवाता था, लेकिन बाद में आपसी रंजिश और पैसे के लेन देन की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। जांच के दौरान सेंटो शेख के कमरे से पुलिस को कई फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश के लिए जंगल के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेनों का इस्तेमाल करते थे। वहीं फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली पहचान से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनवाते थे। पुलिस ने इस मामले में फर्जी वेबसाइट का भी भंडाफोड़ किया है। एक बार फिर कश्मीर में इंडियन रेलवे ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब कश्मीर को रेल के जरिए देश से जोड़ने का सपना करीब करीब पूरा हो चुका है, क्योंकि कटरा से रियासी तक बन रहे रास्ते में जो आखिरी टनल का काम बचा था वो पूरा हो चुका है। आज पहली बार कटरा से रियासी मार्ग तक ट्रेन, इंजन और मालगाड़ी का ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। रियासी में कटरा के इस मार्ग पर T30 टनल के बाहर, जिसे बनने को 20 साल का समय लगा, वहां पर पहली बार लोको इंजन जो है, इलेक्ट्रिक इंजन, वो यहां पर दौड़ाया जा रहा है। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाएंगे। जी मीडिया कैमरा एक लौता चैनल है जो आज यहां पर पहुंचा, और आप देखिए ये जो चेहरे हैं, ये जो लोग अपने फोन्स में इसको कैप्चर कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने इस पल को आप सबको आज दिलवाया है। और इस गौरवान्वित पल को हासिल करने के लिए कई सालों की मेहनत जो है वो लगी। और आप देखिए ये लोको इंजन पहली बार जी मीडिया कैमरे पर, किसी भी चैनल ने आज तक ये तस्वीरें जो है वो अपने कैमरे पर नहीं दिखाई, और पहली बार ऐतिहासिक पल। और आप देखिए इस ऐतिहासिक पल का जो साक्षी है वो
पूरा भारत जी मीडिया के साथ आज बन रहा है। अभी तक कटरा से रियासी, रियासी से संगदान तक ट्रेन का सफर नहीं है और यही सफर देश को कश्मीर मार्ग से रेल के जरिए जोड़ने में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अब चिनाब पुल पर T33 टनल का काम पूरा होने के बाद जल्द ही देश भर के लोग कश्मीर की वादियों का आनंद ट्रेन में बैठकर ले सकेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के भीमताल में एक बड़ा हादसा हो गया। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस गहरी खाई में जा गिरी। बस के खाई में गिरने से बस में सवार 27 लोग छिटककर इधर उधर गिर गए। इस हादसे में 2 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। घायलों को रस्सी और कंधों पर रखकर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर लाया गया। गहरी खाई में गिरने से बस के परखच्चे हो गए। एसडीआरएफ की टीम पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने पहाड़ी से नीचे उतरकर प्रशासन की रेस्क्यू में मदद की और कई घायलों को बाहर निकाला, जिन्हें एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़े स्तर पर बचाव का काम चल रहा है। खड़ी चढ़ाई होने से मरीजों को लाने में परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कब्रिस्तान में मिले महादेव का आज हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक किया और 150 साल पुराना शिवधाम हर हर महादेव के नारों से फिर गूंज उठा। इससे पहले कब्रिस्तान में शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने शिवलिंग का अलग रास्ता निकाला और आज उस शिवलिंग की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। यानी दशकों बाद महादेव का धाम फिर हर हर महादेव के नारों से गुंजमय हो उठा। हिंदू संगठनों ने सिर्फ महादेव का जलाभिषेक ही नहीं किया, बल्कि विधि विधान से पूजा अर्चना और उनका वंदन किया। जबकि एक दिन पहले ही हिंदू समाज ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। जो है 2 दिन पूर्व सूचना मिली कि एक जो है शिवलिंग है जो पुराने समय से यहाँ पर स्थापित है, लेकिन अवैध कब्जे के कारण वहाँ पर हिंदू पक्ष जो है पूजा करने नहीं पहुँच पाता। जैसे हमें सूचना मिली, हम कर वहाँ मौका पहुँचे तो यहाँ काफी जो है धूल मिट्टी का अंबार था। इसे साफ सफाई करके कल हमने विधि पूर्वक पूजा किया और आज भी आप देख रहे हैं कि मौके पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। दरअसल मोदी नगर इलाके में महादेव के धाम को पीर की मजार की दीवार के सहारे ढक दिया गया था। 10 साल से शिवलिंग इसी गुमनामी में था, लेकिन हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगते ही लोग जमा हो गए, जिसके बाद कल पीर की दीवार तोड़कर शिवधाम के लिए अलग रास्ता दिया गया, जिसके बाद से हिंदू संगठन लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा बयान दिया है। वक्फ पर बावनकुले ने आरोप लगाया है। बावनकुले का कहना है कि वक्फ ने कई संस्थानों की जबरन जमीन ली है। वक्फ ने कई प्रॉपर्टीज अपने नाम की हैं। लोग सालों से चक्कर काट रहे हैं। लोगों के पास प्रॉपर्टी के पुराने डॉक्यूमेंट्स भी हैं। केंद्र सरकार वक्फ से संबंध में कानून ला रही है। महाराष्ट्र में ऐसी कई प्रॉपर्टीज है जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, चैरिटेबल प्रॉपर्टीज है, एजुकेशन की प्रॉपर्टी है, कल्चरल प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज वक्फ ने अपने नाम पे कर ली। जो प्रॉपर्टियां वक्फ के नाम पे कर ली है वो प्रॉपर्टियां उस मूल मालक को मिलनी चाहिए, मूल संस्थानों को मिलनी चाहिए, जिनकी है उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार भी काम करेगी। संभल के बाद एएसआई सर्वे से आज चंदौसी में सनातन के सबूत जुटाए गए और इस दौरान बावड़ी के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई, जिसके जरिए टीम इस बात का पता लगाने में जुट गई कि आखिर ये बावड़ी कितने साल पुरानी है, बावड़ी के अंदर कमरों का रहस्य क्या है, कितने साल से बावड़ी को मिट्टी के अंदर दफन करके रखा गया। अब एक एक प्रमाण के साथ सर्वे से समाधान होने वाला है। क्योंकि जब बावड़ी के अंदर एएसआई की 2 सदस्यीय टीम पहुंची तो उनके हाथ में अहम दस्तावेज और मोबाइल फोन थे, जिसके जरिए वो दीवार पर बनी कलाकृति और सुरंग की तस्वीर को कैद करते दिखे। निरीक्षण के दौरान एएसआई की टीम ने बावड़ी की नपाई भी की, जिसमें बावड़ी के एक गिलायरे से दूसरे गिलायरे की दूरी करीब 19 मीटर मिली है। एएसआई की टीम ने बावड़ी की दीवारों का निरीक्षण करने के बाद अनुमान लगाया है कि अंदर जो भी हिस्सा दिख रहा है वो आधुनिक है, क्योंकि बावड़ी के प्राचीन हिस्से को प्लास्टर से कोट किया गया है। एएसआई की टीम बावड़ी में पहुंच करके ऐसी जो उखड़े हुए जो यहाँ का हिस्सा है इनको सभी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। इस मसाले को भी देख रही है। ये जो हिस्सा टूटा हुआ है इसको भी इन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो पत्थर है
कितने साल पुराना है। ये जो मसाला इस पे लगा है, सीमेंट इस पे लगी है, ये कितने साल पुरानी है। इसके साथ ही खुदाई में हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह मिले हैं जो सनातन आस्था की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा कई घुमावदार द्वार मिले, खंभों पर बनी नक्काशियां दिखी, 20 से ज्यादा आले मिले, 170 साल पुराने पत्थर मिले और हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह भी नजर आए। बताया गया कि एएसआई के निरीक्षण में सामने आया है कि बावड़ी पर कम से कम 2 बार आधुनिक निर्माण हुए हैं और प्लास्टर से भी कोट किया गया है। इसके अलावा बावड़ी के पास ही दशकों पुराना कुआं मिला जिसे मिट्टी और कचरे से ढक दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से अपने अस्तित्व की कहानी सुना रहा है। अगर आपकी कुंडली में दोष है या फिर कुंडली में दोष होने की वजह से आपकी या आपके परिवार में किसी की शादी का योग नहीं बन पा रहा है तो प्रयागराज में लगने वाले कुंभ में आइए। दावा है कि कुंभ के दौरान मां कात्यायनी मंत्र का जाप करने से कुंडली के सारे दोष दूर हो जाएंगे, जिसके लिए वहां कई पुरोहित मंत्रों का जाप करते दिखाई दिए। दरअसल कुंडली में दोष को लेकर देश भर के हजारों की तादाद में लोग कुंभ पहुंचते हैं और वहां मां कात्यायनी मंत्र का जाप करवाते हैं। यही वजह है कि कुंभ में अभी से पंडित इन मंत्रों का अभ्यास करते दिखाई दिए ताकि उस समय उनसे कोई गलती ना हो। आज में आने वाले तमाम लोगों को उनको सही तरीके से उनका पूजा पाठ का पूरा विधि विधान हो सके, इसको लेकर बाकायदा जो अभ्यास है वो कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो पुजारी हैं वो अभ्यास कर रहे हैं, चूँकि कुंभ के दौरान तमाम जो लोग स्नान करने के लिए आने वाले हैं उनको जो है किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। मंत्र का अभ्यास कराने वाले पुरोहितों का दावा है कि इस मंत्र से न सिर्फ कुंडली का दोष दूर होता है बल्कि भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ये कि हजारों की संख्या में लोग भक्तजन आते हैं यहाँ पर और जिनका जो भी दोष इत्यादि रहता है उन दोषों का पूजन होता है और उन दोषों का निवारण के साथ साथ उनकी मनोकामना की पूर्ति भी उनको प्राप्त होती है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ लगेगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। बिहार जब भी करता है गजब करता है और इस बार तो ऐसा गजब किया कि साइंटिस्ट भी माथा पकड़कर बैठ गए। बिहार के 2 अलग अलग जिलों में मेल टीचर प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा छुट्टी के कारण में दावा किया गया। गजब सिर्फ छुट्टी लेने वाले गुरुजी ने नहीं किया बल्कि उनकी लीव अप्रूव करने वालों ने भी किया और पुरुष टीचर को मैटरनिटी लीव की मंजूरी दे दी गई। पहला मामला बिहार के वैशाली जिले का है। यहाँ पर एक मास्टर ने खुद को गर्भवती बताकर 9 महीने की छुट्टी ले ली। गजब तो ये हुआ कि 9 महीनों तक मास्टर साहब कागजों में प्रेग्नेंट रहे और विभाग को पता ही नहीं चला। वो तो छुट्टी से लौटने के बाद गोद में लल्ला ना देख लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। मैटरनिटी लीव मिलता है, महिलाओं को मिलता है जी, पुरुष को भी 15 दिन का छुट्टी मिलता है, लेकिन उसमें मैटरनिटी अंकित हो गया है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम। मान लो टेक्निकल गड़बड़ी हुई तो क्या 9 महीने तक विभाग को पता ही नहीं चला। खैर अब जरा जमुई जिले का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी वैशाली की जैसा ही कांड हो गया है, क्योंकि गुरुजी तो बीमार थे लेकिन छुट्टी की वजह बताई मैटरनिटी और 18 से 27 नवंबर तक छुट्टी पर रहे, यानी एक और गुरुजी प्रेग्नेंट। वाह बिहार वाह, क्योंकि ये कमाल पहली बार बिहार के शिक्षा विभाग में हुआ है। चिकित्सा अवकाश का छुट्टी दी, लेकिन उसमें ई शिक्षा कोर्स में लिखा रहा मेरिटी मतलब मातृत्व अवकाश आप दिए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टेक्निकल गड़बड़ी के कारण यानी दोनों जगह पुरुष टीचर की छुट्टी की वजह उनका प्रेग्नेंट होना बताया गया और चोरी पकड़े जाने पर वजह बताई गई टेक्निकल गड़बड़ी। मान लो कि तकनीकी खामी हुई थी तो क्या वैशाली वाले केस में 9 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला? उत्तर प्रदेश में गूगल मैप ने एक बार फिर लोगों को परेशान कर दिया। इस बार मैप पर भरोसा करना गुजरात की फैमिली को भारी पड़ा। ये लोग गुजरात से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क घूमने जा रहे थे, लेकिन कार गूगल मैप्स के गलत लोकेशन से भटक गई और कार बिजनौर की तंग गलियों में जा फंसी। काफी देर तक ये लोग पूरा बाजार परेशान रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कार को गड्ढे से निकाला। बताया गया कि कार हाईवे पर चल रही थी और तभी मैप पर दिखाए गए टर्न साइड पर इन्होंने कार मोड़ ली। गूगल मैप ने गलत दिशा का संकेत दिया तो कार हाईवे से हटकर नगीना के सबसे व्यस्त बाजार मजलेटा पहुंच गई और काफी देर तक वहां पर जाम और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जूझती रही। वो गूगल मैप देख रहे थे तो गूगल मैप से ऐसा अंदर सिटी में डाल दिया पूरा, तो घूमते घूमते एक सिटी के बीच में पहुंच गए। खूब ट्रैफिक था, एक भैया थे और आप दोनों ने हमको ऐसे बाहर निकाला। कितने लोग हैं आपके साथ गाड़ी में? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। गुजरात के पालनपुर निवासी अतुल ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ कार से जिम कॉर्बेट पार्क, रामनगर और नैनीताल जाने के लिए निकले थे। सही दिशा में कार चल रही थी, इसके लिए गूगल मैप का सहारा लिया जा रहा था, लेकिन गूगल मैप ने यहां उन्हें धोखा दे दिया। काफी देर तक जाम में फंसने के बाद स्थानीय लोगों ने परिवार की मदद की।
और फिर बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर नैनीताल जाने के लिए रवाना किया गया। अभिनेता मुश्ताक खान और सुनील पाल अपहरण मामले में फरार चल रहे 10वें आरोपी ने भी यूपी के बिजनौर में सरेंडर कर दिया। आरोपी शुभम अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंचा। इस दौरान आरोपी और उसकी मां पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते दिखाई दिए और आरोपी शुभम अपनी मां के साथ जैसे ही कोतवाली के कैंपस में दाखिल हुआ, अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, जबकि उसकी मां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती नजर आई। आरोपी की मां ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने बच्चे को माफ करने की गुहार लगाई और फूट फूट कर रोने लगी। बिजनौर पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि फरार चल रहे 10वें आरोपी ने खुद कोतवाली में सरेंडर कर दिया। 2 सीनियर अभिनेता हैं, सुनील पाल और मुश्ताक खान जी। इनका अपहरण हुआ था, इसमें अभियोग पंजीकृत है मेरठ में भी और बिजनौर में भी। इसमें सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। जो अभियुक्त शेष था, आज उसने अपनी गलती मानते हुए थाने में आत्मसमर्पण किया है। मुख्य आरोपी लपीवाल उर्फ सुशांत और पूर्व सभासद सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की ने बिजनौर के ही अपने साथियों को गैंग में शामिल करके अभिनेता मुश्ताक खान और सुनील पाल का अपहरण कर फिरौती वसूली थी। हालांकि सुनील पाल केस की जांच मेरठ पुलिस कर रही है, जबकि मुश्ताक खान का मामला शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था। क्रिसमस पर जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक जमकर बर्फबारी हो रही है। वादियां सफेद चादर में लिपटी हुई हैं, जो खेत खलियान, पेड़ और सड़कें सब बर्फ में दफन हैं। बर्फिस्तान बने मैदान और पहाड़ों की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आई है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पूरा इलाका बर्फ की सफेदी में लिपटा नजर आ रहा है। आसमान से जमीन पर जन्नत नजर आ रही है, जैसे कि धरती पर कुदरत ने कोई कलाकारी कर दी हो, जैसे प्रकृति ने बर्फ से सफेद पेंटिंग, उस पर हरियाली के छोटे छोटे पौधे लगा दिए हों। हालांकि ये वादियां ड्रोन से जितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं, जमीन पर खतरा उतना ही विकराल है, क्योंकि बर्फ से सड़कों पर भारी फिसलन हो रही है और कई इलाके में सड़कें बंद हो गई हैं। कश्मीर जैसा ही नजारा हिमाचल की हसीन वादियों का भी है। शिमला के पाइन से घिरे पहाड़ों पर जब बर्फ बरसी तो कुछ इस तरह की सुंदर तस्वीर नजर आई। जरा देखिए तो सही, ये पूरी वादियां कितनी खूबसूरत और मनमोहक नजर आ रही है। शिमला में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद पहाड़ बर्फ से पूरी तरह से ढक गए हैं। नजारे इतने मनमोहक है कि देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच ले रहे हैं और पर्यटक भी इन वादियों में बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। और यही वजह है कि श्रीनगर, शिमला और चोपता जैसे पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग बर्फबारी देखने के लिए दूर दूर से पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसकी गवाही सोनमर्ग की ये तस्वीरें दे रही हैं। यहाँ पर लगातार हो रही बर्फबारी से एक ही रंग दिख रहा है। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ का नजारा है, जो इन दिनों खूबसूरत वादियों में 4 चांद लगा रही है। कश्मीर का गांदरबल तो बर्फिस्तान बन गया है। यहाँ झरने और उनसे गिरता हुआ पानी तक फ्रीज हो चुका है और यहाँ का नजारा आर्कटिक के किसी इलाके जैसा नजर आ रहा है। जरूरी नहीं कि बर्फबारी सिर्फ हसीन वादियों और मौज मस्ती का मौसम लेकर आए, क्योंकि उत्तराखंड का उत्तरकाशी तो कुछ यही कह रहा है। जरा देखिए बर्फबारी के बाद किस तरह से सड़कों पर मोटी परत जमी है और जो भी इन सड़कों पर निकलने की भूल करता है वो कुछ इस तरह ही फंस जाता है। चमोली में भी उत्तरकाशी जैसा ही नजारा है। पूरा शहर बर्फ की वादियों से ढका है और आसमान से रुई के फाहों से बर्फ बरस रही है। जैसे धरती पर जन्नत अगर है तो यही। हालांकि जम्मू कश्मीर की हर तस्वीर दिल को छू लेने वाली है। जरा भद्रवाह जिले का ये नजारा देख लीजिए, किस तरह से लोग बर्फीली वादियों में मौज मस्ती कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी भले ही पर्यटकों को अच्छी लग रही हो, लेकिन मुसीबत भी भारी लाई है। वैसे हम आपको बताते हैं कि कैसे ये बर्फबारी मुसीबत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 226 सड़कें बंद हैं। क्यों? जवाब है बर्फबारी। लाहौल स्पीति में NH 305 बंद है, और वो क्यों है? क्योंकि बर्फबारी हो रही है। शिमला की अगर बात करें तो 123 सड़कें यहाँ बंद पड़ी हैं, जबकि कुल्लू में 25 सड़कें बर्फ से प्रभावित हैं, यानी कहीं रास्ते बंद हैं तो कहीं बीच बीच में आवागमन हो रहा है। इसके अलावा शिमला मंडी के कई इलाकों में बिजली गुल है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी मैदान में कड़कड़ाती मुसीबत लेकर आई है और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कोहरे और ठिठुरन से जिंदगी मुश्किल हो गई है। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। यहाँ सुबह सुबह कितनी धुंध है, तस्वीरें गवाही दे रही है। दिल्ली का पारा दिनों दिन नीचे जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में भी सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। सुबह से ही शहर का मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। शहर कोहरे की आगोश में है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के राजसमंद जिले में कोहरे और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे के साथ ठंडी हवा चल रही है, जिससे शहर का पारा और भी नीचे चला गया है।
अब जरा मध्य प्रदेश के शहरों का भी हाल देख लीजिए, जिसकी पहली झलक शाजापुर जिले की है, जहां लगातार 3 दिन से कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से सुबह के समय विजिबिलिटी काफी रही और ठंड के चलते लोग घरों से भी बेहद कम निकल रहे हैं। जहां देश भर में क्रिसमस की धूम है, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में अलग ही नजारा दिखा। वहां एक डिलीवरी बॉय सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर फूड डिलीवरी के लिए जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे रोक लिया और फिर क्या हुआ देखिए आप। जिसका वीडियो भी सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी बॉय की सांता क्लॉज ड्रेस पर आपत्ति जताई और ड्रेस उतारने के बाद ही उसे जाने दिया। दरअसल क्रिसमस के मौके पर कंपनी ने कुछ डिलीवरी बॉय को सांता क्लॉज की ड्रेस दी थी। ये ड्रेस पहनकर एक डिलीवरी बॉय फूड डिलीवरी के लिए निकला ही था कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या तुम हिंदू त्योहारों पर भी भगवान राम के पोशाक या भगवा कपड़े पहनकर डिलीवरी करने जाते हो? सांता क्लॉज से माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? उतारो ये 1 मिनट, उतारो ये, खड़ो उसको 1 मिनट खड़ो आप। ये क्या लोगों को मतलब हिंदू बच्चों को अपन ये सांता क्लॉज के लिए क्या संदेश देने यार? उतारो ये टोपी, रखो यहाँ पे। डर की वजह से डिलीवरी बॉय ने अपनी टोपी उतार दी, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी नहीं माने और उसे सांता क्लॉज की पूरी ड्रेस उतारने को कहा। निकालो जोमेटो की चलाओ। हाँ निकालो ये, हाँ निकालो, ये रख दो, इधर रखो। इन कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी बॉय को तब तक रोके रखा जब तक उसने सांता क्लॉज की ड्रेस उतार नहीं दी, जिसके बाद उससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। जय श्री राम। मध्य प्रदेश के इंदौर में निगम कर्मचारियों पर हमला और गाड़ियों में तोड़फोड़ की बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ये हंगामा अवैध बाड़ों पर बुलडोजर एक्शन के बाद शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस के सामने कुछ लोगों ने निगम कर्मचारियों पर लाठी और डंडों से हमला बोल दिया और जमकर पिटाई की। बताया गया हंगामा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने मारपीट के बाद निगम की गाड़ियों पर भी धावा बोल दिया और मवेशी लदे ट्रक के शीशे तोड़ दिए। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम ने अवैध बाड़ों को तोड़कर कई जानवरों को पकड़ा था और उन्हें 2 गाड़ियों में भरकर ले जा रही थी। इस दौरान जब निगम की टीम रास्ते में पहुंची, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोक लिया और उन पर जमकर पत्थरों और लाठियों से हमला किया। दरअसल इंदौर नगर निगम की टीम दत्तानगर और सूर्यदेव नगर में बने गायों के तबेलों में कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जहां गायों को भरकर कांजी हाउस में ले जाया जा रहा था। जब निगम के कर्मचारी गायों को ट्रकों में भरकर ले जा रहे थे, इस बीच 300 से 400 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच रास्ते में निगम की गाड़ियों को रोक लिया और लाठी और डंडे से निगम की गाड़ियों पर हमला बोल दिया। मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे हों, बूढ़े हों और जवान हो, कोई भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। लेकिन अगर मोबाइल में लगे सिम का नेटवर्क ना आए तो क्या हो सकता है, इसकी वानगी मध्य प्रदेश के एक गांव में देखने को मिली। कोई गांव के बाहर मोबाइल लेकर खड़ा है, पर कुछ बच्चे मोबाइल लेकर गांव के बाहर टीले पर बैठे हुए हैं। तो कई बच्चे जान जोखिम में डालकर गांव में बने 40 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए, बिल्कुल शोले फिल्म के धर्मेंद्र की तरह। और इस सब की एक ही खोज है, किसी तरह मोबाइल का नेटवर्क मिल जाए। और ये तस्वीरें बालाघाट के नक्सल प्रभावित गांव कावेली की है, जहां मोबाइल नेटवर्क न मिलने से लोग परेशान हैं। कोई पानी की टंकी पर चढ़कर बात कर रहा है, तो कुछ सड़क पर और गांव के बाहर नेटवर्क के लिए भागते हैं। सर यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता। जैसे नेटवर्क अपने को अर्जेंट ही बात करना है तो अपने को पेड़ में चढ़ना पड़ता है या पहाड़ी में जाना पड़ता है। जैसे भी गाँव में पानी की टंकियाँ बनी हुई है हर जगह पे, वहाँ पे चढ़ के बात करना पड़ता है, तब जाकर नेटवर्क मिलता है। आज जब सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर है, सरकारें भी बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल और टैबलेट बांट रही है। लेकिन अगर नेटवर्क ही नहीं मिलेगा तो ये सारे गैजेट्स कैसे काम करेंगे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी विधायक मुनि रत्न पर अंडे से हमला बोल दिया गया। ये हमला तब हुआ जब वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। तभी भीड़ में शामिल किसी शख्स ने उन पर अंडे से हमला किया। ये अंडा सीधे उनके सिर में लगा और फूट गया, जिसके बाद विधायक मुनिरत्न ने अपना सिर पकड़ लिया, जबकि वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। जिस समय अंडे से हमला किया गया उस वक्त पुलिस भी वहां मौजूद थी। हमले के बाद बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। विधायक ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके भाई समेत कई लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि डीके शिव कुमार ने आरोपों को खारिज कर दिया।
इस घटना के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और अंडा फेंकने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। तो वहीं इस हमले में घायल विधायक मुनिरत्न को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। क्रिसमस पर पश्चिमी देशों का हर शहर जगमगा रहा है, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ क्रिसमस की कहानी बयान नहीं करती हैं, बल्कि एक वीरान हो चुके शहर के आबाद होने की भी कहानी है। ये अमेरिका का लिव इन वर्थ शहर है। जगमग रोशनी और खूबसूरती से सजाया गया ये शहर आज हर अमेरिकी की आंखों में बसा हुआ है। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए शहर के सड़कों, इमारतों, पेड़ों, यहाँ तक कि हर इमारत को करीने से सजाया गया ताकि लिव इन वर्थ अपनी खूबसूरती से पूरे अमेरिका का ध्यान खींच सके। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कहानी है। आज से कई दशक पहले खाली पड़ी खदानों और ठप हो चुके कारखानों के बीच बसा ये शहर भूतिया शहर में बदल चुका था। ना रोजगार, ना नौकरी, ना पर्यटन। लिहाजा 6000 की आबादी वाले शहर को लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया और महज 1800 लोग ही शहर में बचे। लेकिन इस शहर को बचाने के लिए लोगों ने एक तरकीब सोची, वही तरकीब जिसे खूबसूरती के तौर पर आप देख रहे हैं। यहाँ के लोगों ने शहर को पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए खास शैली में पूरा शहर डिजाइन किया और क्रिसमस से थैंक्सगिविंग तक पूरे शहर को रोशनी से जगमग रखा। कुछ दशक तक चली इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का ये शहर आज फिर आबाद उठा है। 2023 के क्रिसमस पर यहाँ 3 मिलियन लोग घूमने आए थे, यानी क्रिसमस ने शहर को फिर आबाद कर दिया। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।